नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स के इस यूट्यूब चैनल में आप सबों का तहे दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम DSSSB फार्मासिस्ट पेपर के पार्ट 3 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पूछा गया था द मिनिमम नंबर ऑफ फिजिशियंस रिक्वायर्ड इन द फार्मेसी एंड थेरापेटिक्स कमिटी इज। तो फार्मेसी एंड थेरापेटिक्स कमिटी के अंदर कितने फिजिशियन लगते हैं वो बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पे 5, 2, 4, 3 है। तो इसमें से सही ऑप्शन करना है दोस्तों, ये 3 नंबर ऑफ फिजिशियंस आर रिक्वायर्ड इन द फार्मेसी एंड थेरापेटिक्स कमिटी। नेक्स्ट सवाल है, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ सेकंड मीडियम इज नोन एज। देखो, ये रेशियो है, एक वेलोसिटी ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जा रहा है, तो वहां का जो वेलोसिटी है उसका रेशियो है। ये फिजिक्स के बेसिक फिजिक्स पर ये सवाल है दोस्तों। तो यहाँ पे देखो, एक मीडियम ये दूसरा मीडियम है, यहाँ से लाइट का वेलोसिटी और इस मीडियम से गुजरती हुए लाइट का वेलोसिटी जो है, इसका रेशियो को क्या बोलेंगे। तो ऑप्शन में देखो, मोलर पोलराइजेशन, मोलर पोलराइजेबिलिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर मोलर रिफ्रैक्टिविटी। यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI जिसे बोलते हैं। तो देखो, ये वन मीडियम से सेकंड मीडियम से जाने की वेलोसिटी जो है उसका रेशियो है V1/V2। तो यहाँ पे देखो, ये इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इसे याद रखिएगा। जैसे कि एक कोई सीरियस पेशेंट है, उसको रेफर किया जा रहा है फ्रॉम वन हॉस्पिटल टू सेकंड हॉस्पिटल, एम्बुलेंस के सहारे एक तेजी से, एक वेलोसिटी जो होती है तेज वेलोसिटी से उसको रेफर किया जा रहा है। तो इससे हम याद रख सकते हैं कि रेफर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रखना है, और 1 से 2 यानी वन मीडियम से टू मीडियम से वेलोसिटी का जो रेशियो है उसको रेफर यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये बस याद रखने के लिए ट्रिक्स यहाँ पे बताई गई है ताकि आपको क्लिक हो जाए अगर इस पे सवाल बने तो। नेक्स्ट है, क्रिस्टल क्रिस्टलाइजर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। क्रिस्टल क्रिस्टलाइजर ये जो वर्क्स है ये किसके प्रिंसिपल पर आधारित है वो बताना है। तो ऑप्शन देखो यहाँ पे, सुपर सैचुरेशन बाय इवेपोरेशन ऑफ सॉल्वेंट, बाय साल्टिंग आउट, बाय कूलिंग या फिर बाय एडियाबैटिक इवेपोराइजेशन। तो यहाँ से सही जवाब है दोस्तों सुपराइजेशन, सुपर सैचुरेशन बाय इवेपोरेशन ऑफ द सॉल्वेंट से ये क्रिस्टल क्रिस्टलाइजर वर्क जो है इसके प्रिंसिपल पर आधारित है। तो इसे याद रखने के लिए एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बता दूं। जैसे क्रिस्टल क्लियर ग्लास होता है ना, गाड़ी का जो सामने वाला ग्लास होता है, कार की या कोई भी गाड़ी का सामने वाला ग्लास होता है, उसको क्लियर करने के लिए वाइपर होता है दोस्तों, है ना। तो वाइपर से उसको क्रिस्टल क्लियर किया जाता है। तो वाइपर से हमने वेपर को याद रखना है और वेपर से इवेपोराइजेशन को याद रखिएगा। तो सुपर सैचुरेशन ऑफ इवेपोराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट जो होता है इसके प्रिंसिपल पर आधारित है ये क्रिस्टल क्रिस्टलाइजर का वर्क्स। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस इज कॉज्ड बाय ट्रिपोनेमा पैलिडम। ट्रिपोनेमा पैलिडम की वजह से होने वाला डिसीज बताइएगा। ऑप्शन देखो, लेप्टोस्पायरोसिस, सिफिलिस, टिटानस या फिर पिंटा। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों ट्रिपोनेमा पैलिडम। सभी को पता होगा ये सिफिलिस कॉज करता है। अगर पता भी नहीं होगा तो एक ट्रिक को याद रखिएगा, ये सिफिलिस को हम बोलेंगे शी फाइल्स, है ना। कोई कोर्ट में केस दाखिल करता है उसको बोलते हैं शी फाइल्स। एक केस है कोई, उसने कितनी बार अप्लाई किया है, ट्रिपल, 3 बार अप्लाई किया है। शी फाइल्स ट्रिपल, 3 बार उसने अप्लाई किया। ट्रिपल से हम याद रख सकते हैं ट्री से ट्रिपोनेमा, पायल से पैलिडम। तो ट्रिपोनेमा पैलिडम से कौन सा डिफीज होता है, तो सी फाइल्स यानी सिफिलिस होता है दोस्तों। ठीक है, अब मेरा दावा है कि आप इसे नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पूछा है, अमंग द सरफेस एक्टिव एजेंट, अमंग द फॉलोइंग सरफेस एक्टिव एजेंट क्वाटरनरी अमोनियम क्लोराइड इज कैटेगराइज इन। तो क्वाटरनरी जो अमोनियम क्लोराइड होता है वो कौन सा कैटेगरी में आएगा सरफेस एक्टिव एजेंट के। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा आप, एनायनिक एजेंट है, एमल्सिफाइंग एजेंट है, या फिर कैटायनिक एजेंट है, या फिर वेटिंग एजेंट है। तो यहाँ से ये जो क्वाटरनरी अमोनियम क्लोराइड है कौन से कैटेगरी में आएगा बताइएगा, ये सरफेस एक्टिव एजेंट। तो यहाँ पे देखिए एक ट्रिक दिया हुआ है आपको। क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड जो होते हैं ना, इसमें नियम आता है ना, कुछ रेगुलेशन रूल्स आते हैं, तो उसको हम नियम बोलते हैं। तो जो भी कैटवॉक करता है, कैटवॉक के भी कुछ नियम है, ऐसे करके याद रखिएगा। कैटवॉक के भी कुछ नियम है, यानी कि नियम वाले जो कंपाउंड है वो कैटायनिक कैटेगरी में आएंगे दोस्तों। तो जनरली कैटायनिक कैटेगरी होता है इसके लिए। तो ऑप्शन सी का सही करना है, कैटायनिक एजेंट्स के अंदर आएगा ये क्वाटरनरी अमोनियम क्लोराइड। तो ये नियम है, तो ये कैट को लागू होते हैं। तो कैटवॉक के लिए कुछ नियम है, तो इस तरीके से हम इसे याद रख सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखो पूछा है, द मेजरमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस वाज डिराइव्ड बाय। चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस में जो मेजरमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो मेजरमेंट होता है वो किसने डिराइव किया है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन दे दिया है, बेनेजी, क्लाजियस, नर्स या फिर डिबाय।
तो यहाँ से सही ऑप्शन करना है दोस्तों ये ऑप्शन ए बेनजीर। तो इसके लिए एक ट्रिक है, देखो बेनजीर भुट्टो सभी को पता होगा। तो बेनजीर की जब डेथ हुई थी तो उनके पास जो कुछ भी चार्जेस थे वो किसी ना किसी को ट्रांसफर कर दिए गए, है ना। जो भी काम के चार्जेस थे वो किसी ना किसी को ट्रांसफर कर दिए गए। तो ये से याद रखिए, आफ्टर द डेथ ऑफ बेनजीर चार्ज इज ट्रांसफर। तो चार्ज ट्रांसफर में जो भी इक्विलिब्रियम मेजरमेंट होता है वो किसने डिराइव किया है, बेनेजी ने, है ना। बेनेजी को हम यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है, सब ये याद रखने के लिए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द एडवाइस ऑन अ प्रिस्क्रिप्शन होरा सोमनी मीन्स। देखो जब डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में एचएस लिखता है, एचएस यानी होरा सोमनी जब लिखता है तो उसका मतलब क्या होता है कि वो दवाई कब लेनी है, वंस अ डे, एट द बेड टाइम, अर्ली मॉर्निंग या फिर इन द इवनिंग। तो देखो ये होरा सोमनी को मैं अगर ऐसा उल्टा लिखूँ, सोमनी होरा, तो ये कैसे सुनाई देगा, स्नोरिंग के जैसे, है ना। सोमनी होरा आपको ये स्नोरिंग, तो जब भी ये सोने का टाइम होगा, एट बेड टाइम, एट द बेड टाइम, सोने के वक्त आप इसे ले सकते हो। तो एचएस का मतलब क्या होता है, सोने के टाइम लेना है, होरा सोमनी, तो एट बेड टाइम। तो इसने स्नोरिंग से हम इसे याद रख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और हाँ दोस्तों, हमारे फार्मा नोट्स की जो पीडीएफ मेंबरशिप है उसको आप लोगों ने आज ही ज्वाइन करना है बाय कंट्रीब्यूटिंग ओनली 999 रुपीज़। ये कंट्रीब्यूशन आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऐप से कर सकते हो, जैसे गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम से। इसके लिए हमारा नंबर नोट कर लीजिएगा, 8087339648, ठीक है, 8087339648 पर आपने ये ट्रांजेक्शन करना है। जैसे ही आपका ट्रांजेक्शन हो जाता है आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से लिंक किया जाएगा, जहां पे आपको ये सारा मटेरियल पीडीएफ के फॉर्म में मिलता रहेगा दोस्तों, जिससे आपका प्रिपरेशन में काफ़ी तेजी आएगी और आप कंपटीशन में आगे बढ़ जाओगे दोस्तों, ठीक है। तो आपके दोस्त लोगों में भी इसे शेयर करना है ताकि उनकी भी पढ़ाई थोड़ी आसान हो जाए और थोड़ी सी एंटरटेनिंग हो जाए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द विटामिन यूज्ड बाय क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी एज अ ग्रोथ स्टिमुलेटर इज। देखो क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी भी एक कोई विटामिन यूटिलाइज करता है एज अ ग्रोथ स्टिमुलेटर, तो वो कौन सा विटामिन है वो बताइएगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया है पायरिडॉक्सिन, राइबोफ्लेविन, टोकोफेरॉल या फिर नियासिन। तो यहाँ से सही जवाब है, जो क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी विटामिन के तौर पर ग्रोथ स्टिमुलेटर करके यूज करता है वो होता है दोस्तों ये ऑप्शन बी, राइबोफ्लेविन। इसके लिए यहाँ पे ट्रिक है, टिट फॉर टैट। ये टिट टैट जो है टिटानी से रिलेटेड हमने लिखा है, टिट फॉर टैट तो सभी को पता है। अब टिट आ रहा है, टैट आ रहा है, तो टू आने में क्या दिक्कत है ना। टिट आ रहा है, टैट आ रहा है, तो टू आने में क्या दिक्कत है, टू से होगा B2 विटामिन और उसका नाम है राइबोफ्लेविन, है ना। राइबोफ्लेविन होता है, पहला वाला थायमाइन होगा B1, B2 जो है राइबोफ्लेविन और B3 जो होता है नियासिन होता है दोस्तों। तो इस तरीके से यहाँ पे B2 का इस्तेमाल हुआ है। तो टिटानस जब भी आएगा तो टिटानस से टिट फॉर टैट को याद कर लीजिएगा, ये अपने आप टू की तरफ इशारा करेगा और आप राइबोफ्लेविन को जरूर टिक करोगे दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे सवाल है, इन इलेक्ट्रोलाइट्स द सम ऑफ टू ट्रांसफरेंस नंबर्स T+ एंड T- इज इक्वल टू। देखो इलेक्ट्रोलाइट्स की भाषा में यहाँ पे अगर आप एडिशन करोगे, सम करोगे टू ट्रांसफरेंस नंबर्स की, तो आपको क्या मिलेगा। तो यहाँ पे देखो ये प्लस है, ये माइनस है, इनका जब हम सम कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे देखो इसको अगर ये बेस में लगा देंगे तो ये 1 हो जाएगा, है ना। तो ये 1 हमें अप्रोक्सीमेटली मिलता है, तो ये इसका सही जवाब होगा दोस्तों ये 1। ये नीचे जो है वो ट्रिक्स के लिए आपको दिखाया गया है ताकि आप याद रखें कि यहाँ पे ट्रांसफरेंस नंबर्स का जब सम होता है तो उससे हमें 1 मिल रहा है ना। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, द टर्म एसोसिएटेड विद द रैपिड ऑनसेट एंड प्रोग्रेस ऑफ अ डिसीज इज टर्म एज। देखो रैपिड ऑनसेट हो रहा है और प्रोग्रेस भी हो रहा है डिसीज का, है ना। रैपिड हो रहा है, एकदम से हो रहा है कोई डिसीज आपको और उससे तकलीफ भी एकदम से चालू हो गई, तो उसमें आप कौन सा टर्म यूज करोगे। देखो ऑप्शन भी दिया, एक्यूट, सिस्टेमिक, क्रोनिक या फिर लोकल। तो यहाँ से सही जवाब करना है दोस्तों आपने एक्यूट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक्यूट के अंदर एक आपको जैसे दिखता है एक्यूट, है ना, एक ही दिन में आपको जो वो डिसीज फैल गया, वो रैपिड उसका एंसिड भी हुआ, दर्दनाक भी है एक ही दिन में। तो ये तो मैं आपको बताने के बोल रहा हूँ। तो ये क्या हो रहा है, कम कम टाइम में आप में वो डिसीज डेवलप हुआ है, रैपिड हुआ है, उसका प्रोग्रेस भी हुआ है। तो ये इसमें हम एक्यूट टर्मिनोलॉजी को यूज करते हैं। और रही बात क्रोनिक की, तो क्रोनिक में देखो 4 आता है ना, क्रोनिक बोलोगे तो 4 आएगा। तो 4 दिन के बाद, यानी कि बहुत दिन के बाद कोई डिसीज आपको परेशान कर रहा है बहुत दिन से और वो धीरे धीरे करके प्रोग्रेस हो रहा है, धीरे धीरे करके ऑनसेट हो रहा है, तो हम क्रोनिक बोलेंगे, है ना। जैसे मान लो 2 साल से कोई आदमी को डिसीज ऑनसेट हो गया और धीरे धीरे प्रोग्रेस होके 2 साल के बाद अब वो बहुत खतरनाक हो चुका है, तो हम उसे क्रोनिक बोलेंगे। और एक्यूट कब बोलना है, अभी अभी दर्द स्टार्ट हुआ और कल को तो बहुत सीवियर भी हो गया, तो कम दिनों में जो डिसीज ऑनसेट होता है, प्रोग्रेस होता है, उसके लिए हम एक्यूट इस्तेमाल करेंगे ना। तो बहुत बार ये डिसीज के साथ में वर्ड लगाए जाते हैं एक्यूट, क्रोनिक।
उसका मतलब आपने समझ लेना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, इन कोर्स डिस्पर्शन द कंडीशन व्हेन नो क्लियर सुपरनेटेंट इज शोन एंड स्टैंडिंग इज नोन एज। देखो उसको स्टैंड किया है, फिर भी कोई क्लियर सुपरनेटेंट आपको दिखा नहीं है ना, क्लियर नहीं है, उसमें अभी भी थोड़ा सा कोर्स डिस्पर्शन है, तो इस टाइप में आप उसको क्या बोलेंगे, कौन सा इक्विलिब्रियम बोलोगे वो बताना है। तो ऑप्शन में देखो, आयनिक इक्विलिब्रियम, फ्लक्चुएशन इक्विलिब्रियम, फेज इक्विलिब्रियम या फिर डोनॉन मेम्ब्रेन इक्विलिब्रियम बोलोगे। तो यहाँ से आपने देखो फालूदा तो देखा होगा सभी ने, कितना गाढ़ा होता है, उसको कितना भी देर तक स्टैंड करो क्लियर सुपरनेटेंट नहीं फॉर्म होगा, वो कितना भी देर रहे वो फ्लक्चुएटेड ही रहेगा। तो ये फालूदा को आपने याद रखना है, और यही नो क्लियर सुपरनेटेंट इज शोन, तो अब आपने ये फ्लक्चुएशन इक्विलिब्रियम को ही टिक करना है। ठीक है, तो फालूदा आपको याद रहेगा, तो इस सवाल का जवाब भी याद रहेगा आपको, फ्लक्चुएशन इक्विलिब्रियम फालूदा है ना। अभी आप खा सकते हो फालूदा, धूप इतनी ज़्यादा बड़ी है। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ पे, डाइमिथिल डोडेसिल अमीनियो प्रोपेन सल्फोनेट इज एन एग्जांपल ऑफ डैश कोलाइड। कौन से टाइप का ये कोलाइड होगा आपने बताना है। देखो कितना बड़ा नाम है ना, डाइमिथिल डोडेसिल अमोनियो प्रोपेन सल्फोनेट। तो यहाँ से देखो ऑप्शन अम्फोलाइटिक, कैटियोनिक, एनायनिक या फिर नॉन आयनिक। देखो अगर हम इसे थोड़ा सा कॉमेडी तरीके से पढ़ेंगे, डोरेसिल अमाइनियो है ना, डोरेसिल अमोनिया को ऐसे पढ़ेंगे तो क्या उसका मतलब आएगा, दो दे हमको। कहीं पे जा रहे हैं हम दुकान में, उसको बोल रहे कोई दो चीज़ें हम उसको मांग रहे हैं, दो दे हमको। अब दो क्या देना है भाई, ठंडा देना है कि गर्म देना है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ठंडा गर्म में एम्फोलाइटिक हो जाएगा, दोनों आ रहा है ठंडा गर्म, तो आपने इसको क्या बोलना है, एम्फोलाइटिक। तो ये डाइमिथिल डोडेसिल अमोनियो प्रोपेन सल्फोनेट कौन से टाइप का कोलाइड होगा, एम्फोलाइटिक हो जाएगा ये। ठीक है, तो ऑप्शन ए को क्लिक करना है। या इसमें दो दे है ना, दोनों दे, कैटायनिक भी एनायनिक, यानी कि एम्फोलाइटिक आ जाएगा। ये ठंडा गर्म एक साथ नहीं खाना चाहिए। यहाँ पे देखो नेक्स्ट सवाल है, द अकाउंटिंग कंसेप्ट वेयर इनकम इज मेजर्ड बाय द अमाउंट चार्ज फॉर गुड्स सोल्ड और सर्विसेज रेंडर टू द कस्टमर इज नोन एज। देखो जो भी हम इनकम कमाते हैं कोई चीज़ को बेचकर या फिर किसी सेवा को दे करके है ना, तो उस चीज़ में अकाउंटिंग कंसेप्ट कौन सा रहेगा वो बताना है आपको। यहाँ पे ऑप्शन देखो, द रिवेन्यू रियलाइजेशन कंसेप्ट, द कॉस्ट कंसेप्ट, द मैचिंग कंसेप्ट या फिर द एंटिटी कंसेप्ट। तो देखो जो भी इनकम है, इनकम से रिलेटेड हम डायरेक्ट रिवेन्यू बोलते हैं ना, आपने कितना इनकम जनरेट करते हो, आप कितना रिवेन्यू जनरेट करते हो, ये आपका थोड़ा सा सिमिलर वर्ड है इनकम रिवेन्यू। तो ये रिवेन्यू रियलाइजेशन कंसेप्ट को इस क्वेश्चन के साथ में आंसर के तौर पर याद रखिएगा। ठीक है, रिवेन्यू रियलाइजेशन कंसेप्ट होता है ये, डीएसबीएम के अंडर ये सवाल आता है आपका, डीएसबीएम जो सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पे सवाल, द लॉ रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ गैस सोल्यूबिलिटीज इज नोन एज। गैस सोल्यूबिलिटी के रिलेटेड में लॉ कौन सा है बताइएगा। ऑप्शन देखिए, ओहम्स लॉ, हेनरीज लॉ, नर्स लॉ या फिर फैराडेज लॉ। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों ये ऑप्शन बी, हेनरीज लॉ जो है स्टडी ऑफ गैस सोल्यूबिलिटी से रिलेटेड है। अब इसको याद रखिएगा, बहुत सारे लॉज है उसके, आपको जो भी कंसेप्ट रिलेटेड है उसको याद रखने के लिए कुछ ना कुछ ट्रिक जरूर होता है। तो ये ट्रिक है यहाँ पे, हेनरीज जो है ये गैस सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड है। तो हेनरी में आप देखिएगा हेन आती है और हेन ने यहाँ पे फ्लैटरिंग की है तो गैस छोड़ी है करके याद रखिएगा। तो गैस सॉल्युबिलिटी इज रिलेटेड टू हेनरीज लॉ करके आपको याद रह जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे और काफ़ी मज़ा आया होगा। तो ऐसा अगर हुआ है तो आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है दोस्तों। और हाँ, उन लोगों से मेरी तहे दिल से दरखास्त है जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके बाद आने वाले बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा दोस्तों। इससे होता क्या है कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहता है और आपको यूं ही लाभ होता रहता है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।